हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मेरे लेक्चर्स को सुनकर बाखूबी कर सकते हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग का सब्जेक्ट, जिसमें टॉपिक चल रहा है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। पार्ट है 9। पिछले सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से सुन सकते हैं। आज का लेक्चर होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, जो कि है नाबार्ड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिकैप। स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कई सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स। पहले तीनों टाइप्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट बैंक्स को। इंडिया में डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का गठन किया और उसमें आ जाती हैं 3 कैटेगरीज: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स और हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर फोकस होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक्स। इंडिया में डेवलपमेंट को 5 ईयर प्लान्स की मदद से लाया गया है और इसी प्लानिंग स्टेज में गवर्नमेंट को क्लियर हो गया था कि अगर रूरल सेक्टर को आगे लाना है तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो कि रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह बोला कि रिव्यू किया जाए कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए बढ़िया तरीके से चल रहा है या नहीं। तो इसी कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने चेक की सारी अरेंजमेंट्स और यह देखा कि क्या इंडिया में प्रॉपर क्रेडिट जो है वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट के लिए पहुंच रहा है या नहीं। इसके ऊपर काम करने के लिए जो कमेटी बनाई गई वह बनाई गई 30 सितंबर 1979 को। इस कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए जो कि सारे निर्णय और जांच पड़ताल की कार्रवाई को चलाते थे। वह थे श्री बी शिवारमण। कमेटी ने अपना काम शुरू किया, रिव्यू किया सारे सिस्टम को और एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करी। इंटरिम का मतलब होता है अभी उस रिपोर्ट में यह बोला गया कि जरूरत है एक नई ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अनडिवाइडेड अटेंशन दे, किसी और सेक्टर पे बिल्कुल फोकस ना करे, पूरा का पूरा फोकस हो ग्रामीण इलाकों की डेवलपमेंट के ऊपर, प्रॉपरली डायरेक्शंस दे और पॉइंटेड फोकस रखे। इसमें यह भी रिकमेंड किया गया कि अगर इसी तरीके से स्टेबल अटेंशन दी जाएगी, चला जाएगा, तभी क्रेडिट नीड्स पूरी हो पाएंगी ग्रामीण इलाकों की और वह ग्रामीण इलाके तरक्की की राह पर चल पाएंगे। इसी प्रकार से इन रिकमेंडेशंस को काफी इंपॉर्टेंस दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बात को मान लिया गया और यह डिसाइड किया गया कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया। एक्ट पास हुआ ईयर 1981 में और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम रखा गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वह ऐतिहासिक दिन था 12 जुलाई का। ईयर था 1982। नाबार्ड एग्जिस्टेंस में आ गया और स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल थी 100 करोड़ रुपए। आते ही उसने कई सारे डिपार्टमेंट्स को टेक ओवर कर लिया। सारे फंक्शंस इनकी जिम्मेवारी बन गए, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ आरबीआई, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर समझने की बात यह है
कि नाबार्ड के ऊपर पूरा पूरा अधिकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि जो 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल थी उसे कंट्रीब्यूट करने वाले थे सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन यानी दोनों ने ही 50 करोड़ और 50 करोड़ कंट्रीब्यूट किए। नाबार्ड को बनाने के पीछे मेन मकसद था क्रेडिट प्रोवाइड करना, पैसा मिले एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज को, हैंडीक्राफ्ट्स को और इससे रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रामीण इलाकों में होती हैं, अगर उन्हें बढ़ावा मिलेगा तभी रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी। इन इलाकों की तरक्की का सपना जो इंडिया का है वह पूरा हो पाएगा। नाबार्ड का एक विजन है, एक सोच है, वह है इंडिया की डेवलपमेंट। इंडिया की डेवलपमेंट लाने के लिए सारा काम करता है ये बैंक, जिससे रूरल प्रोस्पेरिटी आए, ग्रामीण इलाकों में पैसे की कमी बिल्कुल भी ना रहे। तो क्या मिशन है नाबार्ड का? मिशन है प्रमोट करना खेतीबाड़ी को और ग्रामीण इलाकों को। कैसे करेगा ये नाबार्ड? इसके पीछे काम किया जाएगा, जो काम इक्विटेबल होगा, सस्टेनेबल होगा, लगातार निरंतर चलता जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेशन होगी नाबार्ड की 2 तरीकों से, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी। इनोवेशंस करवाई जाएंगी, पार्टिसिपेट करते हुए नई नई टेक्नोलॉजी ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाई जाएगी। तो यही है विजन और मिशन नाबार्ड का। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो लेक्चर्स को। अब तो ये हो गई सारी की सारी हिस्ट्री। अब बात करते हैं नाबार्ड के फंक्शंस की। जैसे कि मैंने बताया कि नाबार्ड एक सर्वोच्चतम इंस्टीट्यूशन है जो कि हर एक पॉलिसी, प्लानिंग और ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है उस क्रेडिट की जो एग्रीकल्चर एरियाज में दिया जाएगा। रूरल एरिया को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इन फंक्शंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस के साथ। फाइनेंस फंक्शन, जैसे कि आपको बताया कि नाबार्ड का एम ही क्या है? एम है समृद्धि दिलवाना। जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां की समृद्धि फॉस्टर करवाना, तेजी से आगे बढ़वाना, और ये करने के लिए डायरेक्ट फाइनेंस दिया जाता है नाबार्ड के द्वारा। डायरेक्ट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो नाबार्ड लोन्स प्रोवाइड करता है फूड पार्क सेट करने के लिए, वेयर हाउसेज बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, इसके अलावा मार्केटिंग फेडरेशंस बनाने के लिए, और उनका एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है। तो इसके तहत हर एक तरीके की एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट या और भी अगर कोई रूरल क्राफ्ट है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एक इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल वे से नाबार्ड के द्वारा। फिर बात आ जाती है रीफाइनेंस की। नाबार्ड रीफाइनेंस की फैसिलिटी देता है। किसे देता है फैसिलिटी? स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को भी देता है, और इसके साथ ही साथ नाबार्ड अपना रीफाइनेंस की फैसिलिटी देता है रीजनल रूरल बैंक्स को। ये सारे टॉपिक्स डिटेल में आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो इसके अलावा क्रेडिट और भी दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, पार्टनरशिप कंसर्न्स को, कंपनीज को, राज्य के द्वारा जो ओ की जाती हैं उन कॉरपोरेशंस को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, प्रोडक्शन क्रेडिट इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है। टर्म क्रेडिट भी देता है नाबार्ड। तो इस तरीके से जितना भी फाइनेंस ग्रामीण इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है हिंदुस्तान में, उसका 1/5 शेयर
नाबार्ड के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। अब बारी आ जाती है दूसरे फंक्शन की, जो कि है डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शंस नाबार्ड के तारीफ के काबिल हैं। जैसे कि सबसे पहले मेंशन किया है मैंने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। नाबार्ड कई सारे इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करता है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, उसे नाबार्ड पैसे के तौर पर मदद करता है। फार्म सेक्टर में भी हेल्प की जाती है। खेती बाड़ी का काम करते समय जितनी भी मदद चाहिए वह प्रोवाइड की जाती है। ऑफ फार्म सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको समझाया, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो या और कोई भी ग्रामीण इलाके की कला हो, उसे प्रोत्साहन दिए जाने के लिए नाबार्ड पैसे प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है उनका एक और फंक्शन जो कि काबिले तारीफ है। वह है उनका माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, जो कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद के लिए बनाया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? 10 से लेके 20 तक लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मिलकर कोई काम करते हैं। यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पर क्योंकि वे पिछड़े इलाके को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी मदद कोई भी बैंक नहीं करता। यहाँ पर नाबार्ड ने कई सारी एनजीओज को अपने साथ लिया, उनकी मदद की, उनके साथ लिंक बनाते हुए उनके क्लब्स को, उनके ग्रुप्स को पैसा प्रोवाइड किया। और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने 100 मिलियन हाउस होल्ड्स जो इंडिया के थे, उन तक यह मदद प्रोवाइड करवाई है। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने के लिए भी नाबार्ड ने काफी सारे काम किए हैं। क्लाइमेट चेंज को अच्छे तरीके से मैनेज करना भी उनकी ही ड्यूटी है। यहाँ पर 2 चीजें मेंशन करनी मुझे बहुत जरूरी लगी, जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बैंकों के साथ जोड़ने का जो नाबार्ड का प्रोजेक्ट था ईयर 1992 में, वह दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट माना जाता है। उसके बाद नाबार्ड ने फार्मर्स को एक और बहुत जबरदस्त फैसिलिटी दी, जो कि है किसान क्रेडिट कार्ड। उसे डिजाइन करने का श्रेय भी नाबार्ड को ही जाता है। तीसरा फंक्शन है सुपरविजन का, देख रेख करने का। सुपरवाइजरी फंक्शंस का हक दिया है नाबार्ड को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। उसके सेक्शन 35 और सब सेक्शन 6 ने एम्पावर किया है नाबार्ड को कि वह समय समय पर इंस्पेक्शन कर सकता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की और रीजनल रूरल बैंक्स की भी। इसके अलावा पीरियोडिक टर्म पर किसी भी बैंक की, जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होगा, वीवर सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे या मार्केटिंग फेडरेशन होगी, उनकी भी इंस्पेक्शन कर सकता है। मकसद है ये ध्यान रखना कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी आंच ना आए, सारे रूल्स फॉलो हो, फाइनेंशियल साउंडनेस हो बैंक की, ताकि किसी भी मेंबर का पैसा डूब ना पाए। तो इसी तरीके से रूरल क्रेडिट को मॉनिटर करने के लिए हर एक अरेंजमेंट सही करना नाबार्ड की ड्यूटी है। इसके बाद बारी आ जाती है बोर्ड ऑफ सुपरविजन की। बोर्ड ऑफ सुपरविजन भी चेक करता है कि जो इंस्पेक्शन हुई क्या वह सही तरीके से हुई। जो फाइंडिंग्स आई उन्हें रिव्यू किया जाता है और एक्शन प्लान बनाया जाता है। फ्यूचर मैकेनिज्म को सही करने के लिए और सजेशंस भी दी जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में और सीखेंगे कि हाउसिंग की डेवलपमेंट करने के लिए कौन से बैंक का गठन किया गया। तो आप भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द।